आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत क्लास 12 बायोलॉजी के अंतर्गत मेंडल के आनुवंशिकीय नियम आनुवंशिकी जेनेटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जेनेटिक्स आनुवंशिकी क्या है और जेनेटिक्स को समझने से पहले हमें इसके अंतर्गत हेरिडिटी आनुवंशिकी और आनुवंशिकता हेरिडिटी इन दोनों में अंतर समझना होगा। क्या है आनुवंशिकता? हेरिडिटी जनक पीढ़ी से जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का वंशानुगमन या आनुवंशिक लक्षणों का पहुंचना ही आनुवंशिकता कहलाता है। यानी जनक पीढ़ी होती है माता पिता से संतति पीढ़ी में लक्षणों का वंशानुगमन आनुवंशिक लक्षणों गुणों का वंशानुगमन क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है, हेरिडिटी कहलाती है। यानी एक माता पिता के अंतर्गत जो लक्षण होते हैं, दैहिक लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, उन गुणों का जनक पीढ़ी से माता पिता से संतति पीढ़ी में पहुंच जाने क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आनुवंशिकी की, जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। यानी इनको पर्याय में बहुत से बच्चे हैं जो आनुवंशिकी और आनुवंशिकता को एक ही शाब्दिक अर्थ में लेते हैं, लेकिन दोनों में काफी भिन्नता है और दोनों में भिन्नता के द्वारा ही हम इन दोनों में अंतर समझ सकते हैं, इनको भिन्नता को वापस समायोजित करके ही। तो आनुवंशिकता और आनुवंशिकी में हेरिडिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हम बात करें तो हेरिडिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग 1863 में स्पेंसर ने किया था। 1863 में हेरिडिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्पेंसर ने किया था और स्पेंसर ने बताया कि जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, दैहिक लक्षण होते हैं, वो जैसे माता पिता में जो उत्पन्न होते हैं या माता पिता में पहले से होते हैं, वो जनक पीढ़ी किसी भी संतति से जैसे ही पहुंचते हैं, किसी भी संतति में जैसे ही पहुंचते हैं वैसे ही आनुवंशिक लक्षणों का वंशानुगमन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकी जो शब्द है, आनुवंशिकी शब्द के बारे में हम अध्ययन करें। आनुवंशिकी जो शब्द है, ये जो शब्द है आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स जिसकी बात कर रहे हैं हम, जेनेटिक्स शब्द, ये शब्द आनुवंशिकी या जेनेटिक शब्द जीन ग्रीक भाषा के या जिसको हम कहते यूनानी भाषा के, ग्रीक या यूनानी भाषा के जीन शब्द से बना है। जीन शब्द से बना है। जीन
जीन शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ जब हम बात करें, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्धी करना होता है। इस शब्द की, आनुवंशिकी शब्द की सर्वप्रथम, आनुवंशिकी शब्द के या आनुवंशिकी शब्द का गठन आनुवंशिकी शब्द का गठन 1905 में, आनुवंशिक शब्द का गठन 1905 में बेटसन ने किया था। बेटसन जिसे आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। तो आनुवंशिकी कहते किसे हैं? आनुवंशिकी यानी विज्ञान की या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन, गुणों का अध्ययन किया जाता है, लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी यानी जहां पर हमने पढ़ा आनुवंशिकता के लक्षणों या गुणों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है। जीव विज्ञान की कहते हैं या हम विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता के नियमों, लक्षणों, गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। और जेनेटिक्स ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा का एक शब्द है, ग्रीक भाषा का, जो जीन शब्द से बना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वृद्धि करना। क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वृद्धि करना। और आनुवंशिकता में हम क्या पढ़ते हैं? इधर अभी हमने बात की आनुवंशिकता की बात की हमने। आनुवंशिकता के अंतर्गत हमने बात की कि आनुवंशिकता हेरिडिटी यानी जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में इसकी हमने बात की आनुवंशिकता की। इसकी अभी हमने बात की कि जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, जनक होते हैं अभी हमने बात की माता पिता, संतति पीढ़ी में लक्षणों आनुवंशिक लक्षणों ओब्लिक गुणों का पूछना क्या कहलाती है? आनुवंशिकता कहलाती है, हेरिडिटी कहलाती है, आनुवंशिक हेरिडिटी कहलाती है। और जिसमें अभी हमने क्लास के स्टार्ट में बात की थी कि आनुवंशिकी वास्तव में होती क्या है, आनुवंशिकी जेनेटिक्स होती क्या है। तो इन दोनों रूपों की हम बात करें तो आनुवंशिकता होगी जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, आनुवंशिक लक्षणों या दैहिक लक्षणों का पहुंचना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है, हेरिडिटी कहलाती है, आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहलाती है। और विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम आनुवंशिक गुणों, लक्षणों, आनुवंशिकता के नियमों, लक्षणों, गुणों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? जेनेटिक्स।
जेनेटिक्स कहलाती है। और इस शब्द का सर्वप्रथम गठन आनुवंशिकी या जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम गठन अभी बताया हमने कि 1905 में डेडसन ने इसने किया, डेडसन ने किया। इसके बाद की हमने कि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1863 में किसने किया, स्पेंसर ने किया इसमें। लेकिन 1905 में जब इस शाखा का गठन ही आनुवंशिकी शाखा का गठन ही 1905 में हुआ तो इसका आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक है ग्रेगर जोहन मेंडल। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखने की बात है कि ये देखने की बात है जब इस शब्द का गठन 1905 में, यानी इस आनुवंशिकी शब्द का गठन, इस आनुवंशिकी शब्द का गठन 1905 में बेडसन ने किया। बेडसन, जिसे अभी हमने पढ़ा कि आधुनिक आनुवंशिकी क्या कहते हैं, जनक। फिर इसका आनुवंशिकी का जनक, इसका जनक ग्रेगर जोहन मेंडल। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जोहन मेंडल को। इसको आनुवंशिकी का जनक क्यों कहा जाता है? ग्रेगर जोहन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक क्यों कहा जाता है? क्या कारण है इसका? जब इस शब्द का गठन 1905 में होने के बावजूद आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जोहन मेंडल है। इसका कारण है क्योंकि इसके एक बार हम मेंडल के जीवन परिचय पर ध्यान देते हैं कि मेंडल का जो जन्म है, मेंडल का जन्म है 22 जुलाई 1822 में हुआ तथा इनकी जो मृत्यु है 6 जनवरी 1884 के दौरान हुई। यानी इनके जन्म और मृत्यु के दौरान हमारा जो क्वेश्चन है दोबारा एक बार हम समझ सकते हैं कि जब आनुवंशिकी का गठन 1905 में हुआ, फिर इसके बावजूद मेंडल को आनुवंशिकी का जनक क्यों कहा जाता है, जबकि इस शब्द का गठन 1905 में बेडसन ने किया, जिसे हम आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। इसका मेन कारण रीजन ये है कि इसके अंतर्गत 1800 मेंडल के जीवन वर्ष पर हम ध्यान दें तो 1822 संक्षिप्त रूप से, और 1884 के दौरान 1822 से 1884 के दौरान मेंडल ने 1857 से 1864-65 के दौरान 1864-65 के दौरान पादप संकर के प्रयोग किए। विभिन्न प्रकार के आनुवंशिकता के संबंधित उन्होंने 1864-65 के दौरान मेंडल ने आनुवंशिकी के प्रयोग किए और इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने आनुवंशिकी के प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर इन्होंने आनुवंशिकता के नियमों की पुष्टि की। कुछ नियमों की पुष्टि की आनुवंशिकता के प्रयोग किए 1857 से 1864-65 में। और ये प्रयोग करके उन्होंने उस समय के जो पत्रिका, यानी ऑस्ट्रिया ब्रून शहर है, वहां से जो पत्रिका निकलती थी उसके अंतर्गत उन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ द नेचर, उनको अपने, हम इसकी सामान्य जानकारी ले रहे हैं, 1857 से 1864-65 में, 65 में उन्होंने 1865 में उन्होंने अपने प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ द नेचर को सौंप दिया। सौंपने के पश्चात इनके जो प्रयोग थे पादप संकर के प्रयोग के नाम से ये नियम प्रकाशित हुए, और प्रकाशित होने के पश्चात उस समय विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक थे या वैज्ञानिक समुदाय था, उस वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान उस समय
एक जीव विज्ञानी या विकासवाद के जनक, हम जिनकी बात करें, विकासवाद के सिद्धांत देने वाले डार्विन, यही विश्व का वैज्ञानिक समुदाय उस समय डार्विन द्वारा दिए गए प्रयोग, योग्यतम की, उत्तरजीविता या प्राकृतिक वर्ण के जो सिद्धांत थे, सारा वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान आकर्षण इधर, सारे वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान इधर डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत की ओर होने के कारण, डार्विन के विकासवाद के ओर, जिसके कारण मेंडल के जो नियम थे उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। और उन्होंने जो अपने प्रयोग किए, मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए, उन प्रयोगों में उन्होंने उद्यान मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम जिसका बात करें तो हम उसका पाइसम सेटाइवम, उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पर उन्होंने अपने प्रयोग किए। और प्रयोग करके जो भी प्रयोग रहे, उन प्रयोगों के समय उनको जीवित रहते हुए, यानी 1884 तक उनको अपने प्रयोगों की कोई ख्याति प्राप्त नहीं हुई। लेकिन इसके पश्चात 1864-65 के पश्चात हम सामान्य जीवन परिचय की बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, नहीं कि हम इसका पूरा जीवन परिचय की बात कर रहे हैं, यानी 1864-65 तक 57 से इन्होंने अपने प्रयोग किया। प्रयोग करने के पश्चात जो सौंपे, उनके पश्चात हमने बात की कि इनके प्रयोगों की ख्याति जीवित रहते हुए नहीं मिली। इसका कारण रहा डार्विन, क्योंकि विकासवाद के सिद्धांत दे रहा था डार्विन। लेकिन इसके पश्चात सन 1900 ईस्वी में हम बात करें फिर सन 1900 ईस्वी की, सन 1900 ईस्वी की बात करें, अपना क्वेश्चन वही है कि मेंडल को आनुवंशिक का जनक क्यों कहा जाता है। सन 1900 ईस्वी में मेंडल के 3 शिष्यों ने जर्मनी के कार्ल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शेरमक तथा हॉलैंड के हुगो डी व्रीज, इन 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में मेंडल के नियमों की पुनः खोज की और उनके द्वारा ये बताया गया कि मेंडल ने जो 1857 से 1864-65 के दौरान जो पाइसम सेटाइवम उद्यान मटर पर जो आनुवंशिक के प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों के परिणाम वर्तमान समय में यह है कि हम ब्लड का ले ले, रक्त समूह से ले ले, पादपों की संकर जाति ले ले, जीवों के संकर जाति ले ले, पादपों में संकरण करवाने की ले ले, उन्नत किस्मों की ले ले, जीवों में ले ले, यानी विभिन्न प्रकार की वर्तमान जो जीन पर आधारित या आनुवंशिकता पर आधारित, जेनेटिक से संबंधित, मानव गुणसूत्र से संबंधित आधारित जो क्रियाएं हैं, वो सभी क्रियाएं इसी पर आधारित रही। और विश्व समुदाय के सामने उन्होंने ये रखा कि वास्तव में जो मेंडल ने उस दौरान जो कार्य किया था, संकरण का कार्य किया था, वो कार्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अब इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बिना आनुवंशिक या जीव समुदाय या ये जो जेनेटिक्स की बात करें, हम पादपों में संकरण की बात करें, उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। इसके कारण उनको जो मेंडल है, उनके द्वारा किए गए कार्यों का
उनको सम्मान प्रदान किया गया और उन्हें आनुवंशिकी के जनक की उपाधि प्रदान की गई। तो इस प्रकार से 1 मिनट हम थोड़ा सा दोबारा से इसको रिव्यू देख सकते हैं कि आनुवंशिकी शब्द जो जेनेटिक्स है, इसका गठन ही किसने किया था? बेटसन ने किया था। किसने किया था? बेटसन ने किया था। 1905 में किया था बेटसन ने। और करने के बाद जब शब्द का गठन 1905 में हुआ और जनक किसको कहा जाने लगा? मेंडल को। तो इसका प्रमुख कारण यही था कि उन्होंने अपने प्रयोग करके उन्होंने ब्लूम सोसाइटी ऑफ नेचर को सौंप दिए और सौंपने के पश्चात उन्होंने वहां की वार्षिक जो पत्रिका उसमें छपवाने के पश्चात भी है उस समय जो डार्विन के सिद्धांतों के कारण उनको जीवित रहते उनके सिद्धांतों की ख्याति नहीं मिल सकी। और 1900 ईस्वी में इनके 3 शिष्यों ने नियमों की पुनः खोज करके 1900 ईस्वी में पुनः खोज करके नियमों की पुनः खोज करके उन्होंने जो वास्तविक जो खोज की थी उसके बारे में अध्ययन करवाया। तो आज हम ये जो सामान्य जानकारी है आनुवंशिकी की, वो सामान्य जानकारी ली है हमने। कल इससे नेक्स्ट आगे जो भी इसमें आगे इसके आनुवंशिकी जो शब्दावली है, आनुवंशिकी की जो शब्दावली है उस शब्दावली का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए आनुवंशिकी को हमारे को समझने के लिए इसकी प्रारंभिक शब्दावली, फिर मेंडल के सारे प्रारंभिक प्रयोग, एकल संकरण प्रयोग, द्विसंकरण प्रयोग और प्रयोगों पर आधारित नियमों की हम व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।